कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपि। भाषा लिपि। हिंदी देवनागरी, तमिल तमिल, मराठी देवनागरी, तेलुगु तेलुगु, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी। भाषा लिपि। कश्मीरी देवनागरी, मलयालम मलयालम, बोडो देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, अंग्रेजी रोमन। भाषा लिपि। उर्दू, फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, फ्रेंच रोमन, जर्मन रोमन, स्पेनिश रोमन। व्याकरण ग्रामर। व्याकरण शब्द की रचना दो उपसर्गों तथा एक शब्द के योग से हुई है। वी जमा आ जमा करण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से विशुद्ध करना। स्पष्ट है कि व्याकरण का उद्देश्य लिखित भाषा को अशुद्धियों से रहित करके शुद्ध रूप प्रदान करना है। क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, एक ही भाव को व्यक्त करने हेतु भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग होता है। इनसे संबंधित नियम भी अलग अलग होते हैं। व्याकरण इन्हीं नियमों का संकलन करके इनका स्पष्टीकरण करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। सोहम आम खाती है, मैंने वह साइकिल खरीदनी है। लड़कियां बास्केटबॉल खेलती है। अतुल की बहन कवि है। ऊपर दिए गए सभी वाक्य अशुद्ध हैं, क्योंकि इनमें क्रमशः लिंग, वचन तथा सर्वनाम संबंधी गलतियां हैं। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा: सोहन आम खाता है, मुझे वह साइकिल खरीदनी है। लड़कियां बास्केटबॉल खेलती हैं। अतुल की बहन कवयित्री है। इस प्रकार व्याकरण भाषा की अशुद्धियां दूर कर उसे संवारता है। व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। व्याकरण के विभाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्ण रूपों, स्वरों एवं व्यंजनों के भेद, उनके उच्चारण और स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना और शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद और वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। साहित्य लिटरेचर, प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जैसे सदियों पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, जिंदावेस्ता आदि की रचना की गई और आज भी हम इन्हें पढ़ते हैं। ये हमारे ज्ञान और जानकारी में वृद्धि करते हैं। इन्हें ज्ञान राशि का संचित कोश माना जाता है। इन्हें ही साहित्य कहा जाता है। ज्ञान का संचित कोश जो मन को आह्लादित करे तथा समाज के लिए भी हितकारी हो, साहित्य कहलाता है। हिंदी में कबीर, सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि कवियों तथा प्रेमचंद जैसे कहानीकार और उपन्यासकार की रचनाएं साहित्य के आदर्श उदाहरण हैं। साहित्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिखित रूप में अपनी बात को कहने के ढंग होते हैं। जैसे कोई कविता के माध्यम से अपनी बात बताता है, कोई कहानी, तो कोई नाटक के रूप में अपनी बात कहता है। अपनी बात कहने के इन विविध ढंगों को साहित्य की विधा अथवा शैली कहा जाता है। मूल रूप से साहित्य की 2 विधाएं होती हैं। गद्य साहित्य, आपने ढेर सारी कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी। ये कहानियां साधारणतः हमारी बोलचाल की भाषा में कही या लिखी जाती हैं। कहानी के समान ही ऐसी और भी कई साहित्यिक रचनाएं हैं जिनमें विचार साधारण रूप में
या बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया जाता है। ऐसी साहित्यिक रचनाओं को गद्य साहित्य कहते हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास आदि इस विधा के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य, आपने ढेर सारी कविताएं भी पढ़ी सुनी होंगी। साथ ही आप रोज कोई न कोई गीत गाते या गुनगुनाते हैं। आप जिन कविताओं को पढ़ते हैं या जिन गीतों को गाते हैं, उनका कुछ अर्थ निकलता है। इनके अर्थ ज्यादातर काल्पनिक भाव को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें ताल, लय एवं संगीत की भी प्रधानता होती है। ऐसी रचनाओं को पद्य साहित्य कहा जाता है। गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित्त, चौपाई आदि इस विधा के प्रमुख उदाहरण हैं।